हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी बॉर्न-हैबर चक्र के अनुप्रयोग। तो इसमें पहला जो अनुप्रयोग है वो है जालक ऊर्जा का निर्धारण, यानी बॉर्न-हैबर साइकिल की इक्वेशन से हमें जालक ऊर्जा ज्ञात करने में आसानी होती है। यानी नीचे जैसे बॉर्न-हैबर साइकिल की इक्वेशन है, इसमें यदि हम सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और क्यू का मान यदि हम रख दें, क्यू यानी संभवन ऊष्मा का मान यदि हम रख दें, तो हमें यू यानी जालक ऊर्जा का मान आसानी से प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जालक ऊर्जा हम बॉर्न-हैबर साइकिल की इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण। कुछ तत्व होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसको ज्ञात करने में थोड़ी कठिनाई आती है, तो उनके लिए हम यदि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्ञात करें तो बॉर्न-हैबर साइकिल से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ माइनस जालक ऊर्जा और यानी लैटिस एनर्जी प्लस क्यू। तो इसमें हम इनका यदि मान रखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है प्रोटॉन बंधुता का निर्धारण। प्रोटॉन बंधुता क्या होती है? गैसीय अवस्था में जब ऋणायन एक प्रोटॉन से जुड़ता है तो अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल के एक अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रम के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे कि जो गैसीय अवस्था में ऋणायन है, ऋणायन क्या है? एक जो ब्रॉन्स्टेड क्षार है, उससे यदि एक प्रोटॉन यानी H+ आयन जुड़ता है तो जुड़ने पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसे ही हम प्रोटॉन बंधुता कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो एनायन है उससे जुड़ रहा है। जैसे कि X- गैस इन गैस फेज प्लस H+ गैस फेज में, और ये एक दूसरे से ऐड हुए जिससे HX गैसीय एसिड बना प्लस प्रोटॉन एफिनिटी। तो इसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल डायग्राम से इसको समझ सकते हैं और इजीली प्रोटॉन बंधुता हम ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है प्रोटॉन बंधुता के लिए बॉर्न-हैबर साइकिल है, नीचे दी गई है, और इसके लिए इक्वेशन है -D इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस प्रोटॉन एफिनिटी। तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी डी क्या है? Hx की वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी है, और Pa क्या है? प्रोटॉन बंधुता या प्रोटॉन एफिनिटी है। तो Pa का मान हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें D, Ip और Ea का मान ज्ञात हो तो। अगला जो एप्लीकेशन है वो है अपेक्षाकृत अस्थायी आयनों के लवणों का स्थायित्व। मतलब कि हम जैसे आयनिक कंपाउंड देखते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल दिया गया है कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो CaF2 होता है। तो कैल्शियम फ्लोराइड में CaF2 तो एक स्थायी कंपाउंड है, यौगिक है, आयनिक यौगिक है, जबकि जो CaF है वो नहीं बनता। तो CaF की संभवन ऊष्मा हम ज्ञात कर सकते हैं, और CaF2 की जो
संभवन ऊष्मा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, और उसके आधार पे हम हम पता लगा सकते हैं कि CaF2 क्यों बनता है, क्यों ज़्यादा स्थायी है, जबकि CaF नहीं बनता और CaF एक अस्थायी यौगिक है। ये कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे कि CaF2 के लिए नीचे ये बॉन्ड हैबर साइकिल दी गई है, जिसमें कि जो कैल्शियम सॉलिड फेज में और फ्लोरीन गैस फेज में, फ्लोरीन गैस F2, और अब हम इसको जैसे कैल्शियम सॉलिड को सब्लिमेशन एनर्जी दे करके कैल्शियम गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर कैल्शियम गैस से आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट और सेकंड की सहायता से कैल्शियम गैस एटम को कैल्शियम कैटायन +2 कैल्शियम +2 आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो F2 गैस है उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी से एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। F2 2F में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक फेस में आ जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सहायता से, यानी जो एनर्जी रिलीज होगी इसमें, और 2F माइनस anion बनेगा, और कैल्शियम +2 और F माइनस के दो एटम या आयन आपस में मिल कर के और CaF2 बनाएंगे, जिससे कि ऊर्जा रिलीज होगी, जिसे कि हम जालक ऊर्जा कहते हैं। इसे हम U2 से दर्शा देंगे। और जो संभवन ऊष्मा होगी यानी कैल्शियम सॉलिड और F2 गैस फेज में, इसके लिए संभवन ऊष्मा Q2 है। तो इसमें यदि हम देखें तो इसके लिए जो बॉन्ड हैबर साइकिल की इक्वेशन होगी वो होगी Q2 = सब्लिमेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट और प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड माइनस 2 × इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि दो एटम एनायन हैं यहाँ पे तो 2 से गुणा हो जाएगा, और माइनस जालक ऊर्जा U2। तो यदि हम इनका मान रखें, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जालक ऊर्जा, इन सब का मान यदि हम रखें तो Q2 का मान हमें -1243 किलो जूल पर मोल प्राप्त होता है। माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है एनर्जी। तो ये स्थायित्व को दर्शाती है, जितनी एनर्जी निकलेगी जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अब कैल्शियम फ्लोराइड यानी CaF के लिए संभवन ऊष्मा हम ज्ञात करने के लिए बॉन्ड हैबर साइकिल बनाते हैं। तो क्या होगा, जैसे कैल्शियम सॉलिड और फ्लोरीन गैस में यानी F2, इसका एक मॉलिक्यूल आएगा काम में, तो हाफ F2 इन गैस फेज। तो कैल्शियम सॉलिड से संभवन ऊष्मा दे करके कैल्शियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम Ca+ बनाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट आएगा, और जो फ्लोरीन एटम है गैस फेज में उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर जो ऊर्जा निकलेगी और वो F- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Ca+ और F- दोनों आपस में जुड़ करके और CaF बनाएंगे, जिसे कि हम जालक ऊर्जा कहते हैं -U1। और जो संभवन ऊष्मा होगी वो होगी कैल्शियम इन सॉलिड फेज और फ्लोरीन ये इन गैस फेज फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये आपस में रिएक्शन करके CaF बनाएंगे, तो संभवन ऊष्मा Q1 होगी। अब इसके लिए हम बॉन्ड हैबर इक्वेशन लिखेंगे, तो Q1 = सब्लिमेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ, क्योंकि एक ही फ्लोरीन का आइटम काम आ रहा है, प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस जालक ऊर्जा यानी U1। अब इनका हम यदि मान रखें तो बराबर 201 + 158/2
प्लस 590 माइनस 335 माइनस 795। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो जो संभवन ऊष्मा है इसके लिए Q1 बराबर आएगी माइनस में 260 किलो जूल पर मोल। अब Q2 का मान नेगेटिव में ज़्यादा है। Q2 का मान यानी एनर्जी, कैल्शियम फ्लोराइड जब बनता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, जबकि CaF बनता है तो कम एनर्जी निकलती है। यानी Q2 का मान तो है माइनस 1243 किलो जूल पर मोल और Q1 का मान है माइनस 260 या 260 किलो जूल पर मोल। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि CaF2 एक स्थायी कंपाउंड है, जबकि CaF एक अस्थायी आयनिक कंपाउंड है। अतः कैल्शियम फ्लोराइड का में यानी CaF2 तो बनता है लेकिन CaF नहीं बनता। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करके और जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो ज्ञात कर सकते हैं बॉर्न हैमर साइकिल की सहायता से।